ओके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और ये जो टॉपिक है ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का टॉपिक है। तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है एक्चुअली एक ये सिस्टम है जिसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल्स मिलके काम करते हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि एक ग्रुप होता है ना, उसमें अलग अलग लोग मिलके काम करते हैं, तो वैसे ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक एक सिस्टम है जिसमें there's a group of organelle जो कि मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स इंक्लूडेड हैं? तो पहला जो ऑर्गेनल है वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। सो दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड कौन है पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज गोल्गी अपैरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। थर्ड इज लाइसोसोम एंड फोर्थ इज वैक्यूल। तो ये चार ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली इस पे नीट का सवाल था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का इसमें से कौन कौन से सेल ऑर्गेनल आर पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो द आंसर इज गोइंग टू बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक ऑर्गेनल को लेके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये एक नेटवर्क है और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे सेल ड्रॉ कर दूं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, ऐसे ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, ओके, ऐसे ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। ठीक है, हम देखेंगे एनसीईआरटी का भी डायग्राम हम देखेंगे यहाँ पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स, दैट इज द ल्यूमिनल साइड इनसाइड द ईआर और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइड दैट इज द साइटोप्लाज्म। सो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। जैसे ये सेल हो गया, ठीक है, ओके, और मैंने एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ट्यूब्यूल मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब्यूल क्या कर रहा है, जो सेल का स्पेस है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, सेल के अंदर का जो स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर स्पेस। सेल के अंदर का स्पेस है ना, तो इंट्रा सेलुलर स्पेस। अब ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस है इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक ऐसा स्पेस है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है। ठीक है, तो इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज द ल्यूमिनल साइड। ल्यूमिनल साइड, और ल्यूमिनल साइड कहाँ पाया जा रहा है, इट इज फाउंड इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और जो स्पेस है जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, यहाँ की तरफ प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइड। ओके, जो कि कहाँ पाया जा रहा है, जो कि पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म के यहाँ पे पाया जा रहा है। ओके, ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है और मैंने डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ भी किया है। सो विल सी द डायग्राम अगेन। यहाँ पे ये क्या है, ये अपना सेल है, ये सेल है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ही, विसिनिटी में ही, पास में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो पार्ट है वो ल्यूमिनल पार्ट है, और जो बाहर वाला पार्ट है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट है। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट इज फाउंड ऑन विच साइड, साइटोप्लाज्म के वहां पे, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो पार्ट है वो ल्यूमिनल पार्ट कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का अब हम डायग्राम देखेंगे क्या बता रहा है इसके अंदर। सो फिगर 8.5 इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये न्यूक्लियस के साइड में पाया जाता है। आई विल चेंज द कलर। ओके, तो ये कहाँ पाया जा रहा है, ये न्यूक्लियस के साइड में पाया जा रहा है। ये जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, ये न्यूक्लियस का पार्ट है। ठीक है, तो व्हाट इज गिवन इन द स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पोर्स होते हैं, और न्यूक्लियस के ही साइड में दो टाइप के ईआर पाए जाते हैं। एक जो पहला टाइप का ईआर है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो दूसरे टाइप का ईआर है उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो दो टाइप के हम हमारे पास यहाँ पे ईआर पाए जाते हैं।
यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये हमारा स्ट्रक्चर अगेन, क्योंकि एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर में वो हमको ज्यादा ठीक से समझ नहीं रहा था, तो आई हैव ड्रॉन इट अगेन। ये अपना न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के साइड में मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है एसईआर। एसईआर का फुल फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरे साइड पे मैंने ड्रॉ किया है आरईआर, विच इज कॉल्ड एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो नाम इस तरीके से क्यों पड़ा, स्मूथ एंड रफ? बिकॉज जब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे तो इसके ऊपर ना ऐसे हमको सेल ऑर्गेनल मिलते हैं, और ये सेल ऑर्गेनल का नाम क्या है, राइबोसोम नाम होता है। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम राइबोसोम है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर कोई भी राइबोसोम पाया नहीं जा रहा है। तो ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, इसको हमने थोड़ा सा क्लियर वे में ड्रॉ कर दिया है। अच्छा, अगर आपको इसकी ये मतलब ये जो नोट्स आपको चाहिए, सो इसको मैं अपलोड कर दूंगी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम सेम ही है एज माय यूट्यूब चैनल, दैट इज सनाज बायोकेमिस्ट्री। सनाज बायोकेमिस्ट्री, तो वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं नोट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो सबसे पहला आरईआर का फुल फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर का फुल फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसका नाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और एसईआर नाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि इसके ऊपर मतलब इसका सरफेस बहुत स्मूथ दिख रहा है, कोई राइबोसोम इसके ऊपर पाया नहीं जा रहा है। ठीक है, अब हमको ये पता है कि जो राइबोसोम होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, सो इसीलिए क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जो आरईआर है वो भी किस में इन्वॉल्व है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में इन्वॉल्व है। मतलब प्रोटीन बनाना और प्रोटीन को मतलब जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे भेज देना, उसको हम सिक्रीशन बोलते हैं। सिंथेसिस मतलब बनाना, सिक्रीशन मतलब उस प्रोटीन की जहां पे जरूरत है उसको वहां पे भेज देना। ठीक है, तो आरईआर हमको कौन से सेल्स में मिलते हैं ज्यादा? So these are found in cells actively involved in protein synthesis and secretion. So you will find, अगर कोई ऐसा सेल है जो बहुत ही ज्यादा प्रोटीन बनाता है, तो इस सेल के अंदर हमको ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा अमाउंट में क्या मिलेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। ठीक है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका लोकेशन क्या है, इट इज एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे कि ये सेल हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस के ही कंटिन्यूअसली हमको मतलब न्यूक्लियस से ही कंटिन्यूअसली अगर हम देखें तो ये चिपका हुआ रहता है। एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस का जो बाहर का मेम्ब्रेन है, बाहर की जो परत है, उससे ही चिपक के कंटिन्यूअस ये हमको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट यहाँ पे है। ठीक है, देन कम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो राइबोसोम प्रेजेंट, मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। हमने ये देखा कि आरईआर का फंक्शन किस में है, प्रोटीन सिंथेसिस में है, और एसईआर का फंक्शन किस में है, लिपिड सिंथेसिस में होता है। एसईआर सिंथेसाइजेस लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स, और स्टेरॉयडल हार्मोन्स, जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन्स क्या होते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन्स का एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। और जैसे कि इसमें आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन, फिर इसमें आ जाएगा ईस्ट्रोजन, इसमें आएगा प्रोजेस्टेरोन। ओके, तो ये सारे हार्मोन्स क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन्स है। इनके सिंथेसिस में भी कौन इन्वॉल्व है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। कोई भी चीज है जो टॉक्सिन के जैसा काम कर रही है, उसको डिटॉक्सिफाई करना है, तो उसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस कर लिया है, जो कि किसका पार्ट है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। अब क्या बचता है, अब अपना बचता है गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है, ओके, तो उसको अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करें।
यस, लेट अस जस्ट डिस्कस इट हियर इटसेल्फ। नेक्स्ट जो ऑर्गेनल है हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज गोल्गी apparatus. इट इज आल्सो कॉल्ड एज गोल्गी बॉडी, आल्सो कॉल्ड एज गोल्गी बॉडी, गोल्गी apparatus, इसका अलग अलग नाम होता है। नाम इसका गोल्गी apparatus क्यों पड़ा? क्योंकि इनके जो डिस्कवरर थे जिन्होंने गोल्गी apparatus ढूंढा था उनका नाम था कैमिलो गोल्गी, और ईयर जो मेंशन है दैट इज 1898। कैसे प्रेजेंट होता है गोल्गी का लोकेशन क्या होता है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है ऑलरेडी। तो ये सेल है अपना, और यहाँ पे सेल के यहाँ पे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के पास में इस तरीके से कंसेंट्रिकली अरेंज्ड ये गोल्गी apparatus हमको दिखता है, ठीक है। सो व्हाट इज द लोकेशन मेंशन्ड इन एनसीईआरटी? कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस, जैसे कि इस तरीके से ऐसे 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 ये गोल्गी apparatus ऐसे पाया जाता है। दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये आप देख रहे हैं, ये है गोल्गी apparatus, ये है गोल्गी बॉडी का सिस्टरने बोलते हैं। एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे? सिस्टरने बोलेंगे, ठीक है। पूरा तो वो गोल्गी apparatus हो जाएगा, उसमें एक जो रहेगा वो क्या है? वो सिस्टरने रहेगा। तो सिस्टरने क्या है? इट इज फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक। सैक का मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो फ्लैट है, डिस्क के जैसा है, बैग के जैसा स्ट्रक्चर है, और ऐसे ही बहुत सारे सिस्टरने क्या है? पैरेलली अरेंज्ड है एक दूसरे के। दे आर स्टैक्ड, स्टैक्ड मतलब एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, और कैसे प्रेजेंट है? पैरेलली प्रेजेंट है एक दूसरे से, और वेरिड नंबर ऑफ सिस्टरने आर प्रेजेंट। तो जरूरी नहीं है कि ये सिस्टरने जो इनका नंबर है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, ये नंबर बदल सकता है, जैसे कि 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, मतलब इट कैन वेरी। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। और अगर इस सिस्टरने का अगर हम डायामीटर देखें तो इसका वैल्यू कितना आता है? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। और एनसीईआरटी का जो डायग्राम है गोल्गी apparatus के लिए, यू कैन सी हियर, हमने गोल्गी के बारे में क्या क्या पढ़ा था कि ये कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड है नियर द न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था इसमें सिस्टरने प्रेजेंट होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो ये सब क्या है? ये सिस्टरने प्रेजेंट है, और ये सारे सिस्टरने एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है, मतलब एक दूसरे के ऊपर हमने इनको देखा है कि एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्टैक्ड ऑन टू वन अनदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द फेसेस ऑफ द गोल्गी, कि इसके क्या क्या फेसेस होते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे हमने बताया कि ये सेल हो गया, और सेल के यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के पास में ही प्रेजेंट है ना गोल्गी apparatus। तो अगर हम देखें तो जो गोल्गी का ऐसा फेस है जो कि न्यूक्लियस को फेस कर रहा है, जो न्यूक्लियस की तरफ है, उस फेस को हम क्या बोलेंगे? सिस फेस बोलेंगे, ठीक है। मैंने कलर कोड भी किया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस को जो फेस, जो चेहरा गोल्गी का दिख रहा है, उस चेहरे को हम क्या बोलेंगे? सिस फेस बोलेंगे। और ये कॉन्वेक्स है, यू कैन सी ये कॉन्वेक्स है, और इसी का नाम क्या है? फॉर्मिंग फेस भी होता है, जो कि किसकी तरफ डायरेक्टेड है? इट इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ओके। एंड देन यू हैव द अदर फेस जो कि न्यूक्लियस से दूर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस बोलते हैं। ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव है ये, और इसी का नाम क्या है? मैच्योरिंग फेस भी है। और ये कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ प्रेजेंट है? इट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके। हमको ये दिख रहा है कि जो सिस फेज, जो ट्रांस फेज है गोल्गी का, और जो सिस फेज है गोल्गी का, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। सिस एंड ट्रांस फेज आर एंटायर, दे आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से। सिस फेज अलग है, ट्रांस फेज अलग है, लेकिन अलग अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे से क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। सो व्हाट इज द पॉइंट? सिस एंड ट्रांस फेज आर एंटायरली डिफरेंट बट दे आर इंटरकनेक्टेड, ओके। अब फंक्शन देखना है हमको कि गोल्गी का फंक्शन क्या रहेगा, सो वी विल नाउ मूव इनटू दैट पार्ट, ओके। सो व्हाट इज इट अबाउट द फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus? फंक्शन है गोल्गी apparatus का पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स और आउटसाइड ऑफ द सेल। जब हमारे जमाने में हमारे टीचर्स हमको गोल्गी पढ़ाते थे, तब हमको टीचर्स ये बोलते थे कि जो गोल्गी है ना, उसको समझो पोस्टमैन ऑफ द सेल, पोस्टमैन ऑफ द सेल, ओके, पोस्टमैन ऑफ द सेल।
ये हमारे ज़माने का एग्ज़ाम्पल है। पोस्टमैन का क्या काम था? डिलीवरी कराना, चिट्ठियों की डिलीवरी कराना, ठीक है? आजकल के टाइम पे हमारे पास कितने सारे डिलीवरी के लोग होते हैं, जैसे कि अमेज़न वाले हो गए, है ना? सो यू कैन टेक द एग्जांपल कि गोल्गी जो है वो डिलीवरी मैन है ना? वो चीज़ों को डिलीवर करता है। तो सिर्फ ये डिलीवर ही नहीं करता गोल्गी, पैकेजिंग भी करता है, पैक भी करता है। हमारा जो सामान है जो डिलीवर करना है, वो गोल्गी पैक भी करेगा और डिलीवर भी करेगा, और डिलीवर करने के लिए जो लोकेशन होंगे ना, ये अलग-अलग लोकेशन होंगे। या तो मटेरियल सेल के अंदर ही डिलीवर हो जाएगा या तो सेल के बाहर डिलीवर हो जाएगा, ठीक है? इसको मैं और अच्छे से अभी एक्सप्लेन करूंगी आगे जाके। And it is site for formation of glycoprotein and glycolipid. Okay, so let us first understand this point here. जो पहला फंक्शन है उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे with the help of the example here. ये यहाँ पे एग्जाम्पल है और इसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। So for your quick revision, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन है? EGLV. EGLV. What is EGLV? E is for endoplasmic reticulum, G is for Golgi, L is for lysosome and V is for vacuole. ये नीट का क्वेश्चन है। और ER दो प्रकार के होते हैं, रफ ER एंड स्मूथ ER, एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर। ये सब मिलके साथ में काम कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट आर वी सपोज टू नाउ अंडरस्टैंड? अभी हमको क्या समझना है? हमको ये समझना है कि जो फंक्शन है गोल्गी का, कि ये कैसे डिलीवर करता है, कैसे पैकेज करता है, उसको अभी हम देखेंगे, ठीक है? सो दिस इज द न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस है और हमको ये पता था ना कि न्यूक्लियस के साइड में ही, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ही कंटिन्यूअस होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन बनाना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का काम होता है लिपिड बनाना, ठीक है? तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसने 3 प्रोटीन बनाए। रफ क्यों? क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर कौन प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है। ओके, सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कितने प्रोटीन बनाए? इसने 3 प्रोटीन बनाए। ये यहाँ पे ये 3 प्रोटीन को मैंने हाईलाइट कर दिया है। 3 अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाए हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये प्रोटीन निकल के किसके पास जाएगा? ये जाएगा पैक होने के लिए गोल्गी के पास, पोस्टमैन ऑफ द सेल के पास, डिलीवरी मैन के पास। तो डिलीवरी मैन के 2 काम है, सिर्फ डिलीवरी नहीं करना, उसको पैकेज भी करना है। पहले तुम्हारे पार्सल को पहले पैकेज करो, पहले उसको पैकिंग करो, फिर डिलीवर करना, ठीक है? तो ये दोनों काम गोल्गी का है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? उसने आराम से प्रोटीन बना दी और भेज दिया, जाओ जाओ गोल्गी के पास जाओ। तो गोल्गी के पास प्रोटीन्स आ जाते हैं। अब ये प्रोटीन को क्या किया? गोल्गी ने पैकेज कर दिया और पैक करके टैग भी लगाया है उसके ऊपर कि भाई किसको कहाँ डिलीवर करना है। सिर्फ पैक करके रख देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा ना, उस पर टैग भी तो लगाना पड़ेगा, उस पर लेबल स्टिकर भी लगाना पड़ेगा, एड्रेस लिखना पड़ेगा कि डिलीवर कहाँ करना है। तो उसको हम बायोलॉजी में या हमारे इस प्रोसेस में हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि टैग हो चुका है, टैगिंग कर दी है हमने, ठीक है? सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, 1 मिनट। ओके, तो अब हमको यहाँ पे ये समझना है कि जो ये सामान आया, किसने भेजा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने भेजा। तो ये जो सामान आया, ये गोल्गी कौन से फेस से रिसीव करता है? तो ये रिसीव होगा हमारे गोल्गी के सिस फेस से। सिस फेस का एक और नाम क्या है? रिसीविंग फेस है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ये इस पे फोकस आप ध्यान दो यहाँ पे कि जो भी चीज रिसीव हो रही है, जो भी चीज गोल्गी रिसीव कर रहा है, ये सिस फेज से रिसीव कर रहा है हमेशा। मतलब ये एक रूल है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है? तो हमेशा कौन से फेज से रिसीव होगा? सिस फेज से रिसीव होगा, तो इसका नाम है रिसीविंग फेज। एंड रिसीविंग फेज से रिसीव होने के बाद में क्या होगा? यहाँ पे पैकिंग और टैगिंग हो जाएगा। पैकिंग और टैगिंग होने के बाद में वो कहाँ से बाहर निकलेंगे? अभी प्रोटीन्स वो निकलेंगे ट्रांस फेज से बाहर। टी फॉर ट्रांस फेज एंड टी फॉर ट्रांसमिटिंग फेज। इससे चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी बाहर की तरफ, ठीक है? अब मैंने 3 प्रोटीन का एग्जाम्पल इसीलिए लिया है क्योंकि ये जो टैग लगाया ना इस प्रोटीन के ऊपर, ये टैग किसके लिए था? ये टैग इसके लिए था कि भाई
प्रोटीन तुमने सेल के अंदर ही रहना है। तो ब्लू वाले प्रोटीन का जो लोकेशन था ये इंट्रासेलुलर था, सेल के अंदर था, ठीक है। जो ग्रीन वाला प्रोटीन था उसके ऊपर अलग टैग लगा हुआ, यू कैन सी दिस टैग इज डिफरेंट। तो ये जो टैग है ये किसके लिए टैग है कि दिस प्रोटीन हैज टू गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेल मेम्ब्रेन। जब मैं आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ा रही थी, मैंने ये बताया था ना कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन होता है, इंटीग्रल प्रोटीन होता है। तो कुछ प्रोटीन को कहाँ भेजना था, उनका डेस्टिनेशन कहाँ था, उनको कहाँ डिलीवर करना था, सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिलीवर करना था। और ऐसे कुछ प्रोटीन थे जिनके ऊपर टैग अलग लगा हुआ था, और इस प्रोटीन को हमको कहाँ भेजना था, has to be sent outside of the cell, तो उसको हमने सेल के बाहर भेज दिया। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ गोल्गी जो हम पढ़ रहे थे। और ये फंक्शन क्या था, द फंक्शन वाज पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड। क्या किया गोल्गी ने, पैक किया क्या नहीं किया, पैक किया पहले, फिर क्या किया, डिलीवर किया। और ये जो डिलीवरी का लोकेशन है, आइदर टू इंट्रासेलुलर टारगेट, या तो सेल के अंदर ही उसने प्रोटीन को डिलीवर कर दिया या मटेरियल को डिलीवर कर दिया, या तो सेल के बाहर भी डिलीवर कर सकता है, ठीक है। सो दिस वाज वन फंक्शन ऑफ द गोल्गी अपैरेटस। सेकंड फंक्शन गोल्गी का क्या है, इट इज साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, देखो क्या है ये कंसेप्ट, क्या है कंसेप्ट, ये है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड बनाती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाती है, ठीक है। ये लिपिड और प्रोटीन स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चले जाते हैं किसके पास में, गोल्गी अपैरेटस के पास में। अब गोल्गी के पास ना मॉडिफिकेशन भी होता है। तो देखो अभी 3 काम हो गए गोल्गी के। पहला काम पैकेजिंग करना, दूसरा काम बोलो मेरे साथ पैकेजिंग करना, दूसरा काम है डिलीवरी करना, तीसरा काम बोलो मेरे साथ मॉडिफाई करना, किसको, लिपिड एंड प्रोटीन को। लिपिड कहाँ से बना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। प्रोटीन कहाँ से बना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये दोनों लिपिड और प्रोटीन, मतलब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है क्योंकि हमको ये दोनों चीजें समझनी है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है वैसा। तो SER ने लिपिड बनाया, RER ने प्रोटीन बनाया, और ये दोनों कहाँ पे चले जाते हैं, गोल्गी के पास मॉडिफाई होने के लिए चले जाते हैं, लिपिड और प्रोटीन। और इस लिपिड एंड प्रोटीन में क्या मॉडिफिकेशन करता है गोल्गी, उनके अंदर शुगर ऐड कर देता है, शुगर मॉलिक्यूल को ऐड कर देता है, ओके। तो जब हमारे लिपिड में शुगर मॉलिक्यूल ऐड हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। और प्रोटीन के अंदर जब शुगर ऐड हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड के साथ शुगर ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन के साथ शुगर ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड ग्लाइको इज फॉर शुगर, ओके, शुगर के लिए वर्ड होता है। तो इसको हमने डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से यहाँ पे कि न्यूक्लियस है, और ये अब नाउ आई होप यू कैन गेस इट व्हाट टाइप ऑफ ईआर इट इज। इट इज रफ ईआर। रफ ईआर, रफ ईआर ने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। प्रोटीन एक वेसिकल के फॉर्म में निकलता है और किसके पास चला जाता है, गोल्गी के पास चला जाता है। गोल्गी कौन से फेस से इसको रिसीव करती है, सिस फेस से रिसीव करती है। और अब इस प्रोटीन के ऊपर गोल्गी ने क्या चिपका दिया, ये शुगर पार्ट चिपका दिया। ये जो वॉयलेट कलर में है ना, ये शुगर पार्ट है, और ग्रीन कलर में क्या है, ये प्रोटीन पार्ट है। और अब जो प्रोटीन बना इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। सो आई होप नाउ यू कैन टेल मी द फंक्शंस ऑफ द गोल्गी। फर्स्ट इज पैकेजिंग, सेकंड इज डिलीवरी, एंड थर्ड इज मॉडिफिकेशन, ओके। Protein synthesized in RER by ribosome is modified in Golgi apparatus before release from the transphase. हाँ, तो ये of course ट्रांसमिशन के पहले ही तो मॉडिफिकेशन होगा ना। तो ये मैंने क्यों लिखा है, डोंट नो व्हाई, बट एनीवेज ओके। सो हमने यहाँ पे 2 चीजें डिस्कस कर ली है। एक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया है, और सेकंड हमने किसको डिस्कस किया है, गोल्गी अपैरेटस को डिस्कस किया है, ठीक है। अब फिर भी 2 मेंबर्स रहते हैं ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो उसको भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये काफी छोटे टॉपिक्स हैं। सो दिस इज द थर्ड मेंबर ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसका नाम क्या है, लाइसोसोम, ओके। तो लाइसोसोम बनता कैसे है, इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी। अभी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि लाइसोसोम कैसे बनता है। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है क्या, हाँ हाँ, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है।
कैसे बन रहा है, लाइसोसोम कैसे बन रहा है? लाइसोसोम इज मेड बाय गोल्गी। कैसे बना, ये देखो, ये सिस फेस था गोल्गी का, ये ट्रांस फेस था, और एक मैंने जो ड्रॉ किया है वो मैंने सिस्टर ने ड्रॉ किया है। अब क्या होता है ना, इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनने लगता है, और इसमें ऐसा ये जो स्ट्रक्चर है जब ये पिंच ऑफ होके निकल जाता है तो ये लाइसोसोम बन जाता है, ठीक है। तो ये गोल्गी था ना, पहले गोल्गी से ही ये वेसिकल पिंच ऑफ होके बाहर निकला है। तो इसी वेसिकल को हम नाम क्या देते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं, लाइसोसोम। सो लाइसोसोम के अंदर ये जो चीजें भरी गई, ये चीजें क्या थी, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थी। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, उसका काम क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे। और जैसे हमने गोल्गी को एक हमारे जमाने वाला तो नाम पोस्टमैन ऑफ द सेल था, अब आपके जमाने में यू कैन नेम इट एनी वेज यू वांट टू, यू कैन कॉल इट डिलीवरी मैन, ठीक है। तो गोल्गी अपना डिलीवरी मैन है। और लाइसोसोम को एक जो हम नाम देते हैं वो है, ये सेल का सुसाइड करवा देता है। ओके, सेल को ये उसका सुसाइड क्यों कराता है वो अब हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट लेट अस लुक एट द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या मेंशन्ड है कि कैसे बना लाइसोसोम, कैसे बना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइसोसोम बना है बाय द गोल्गी apparatus, आइसोलेटेड lysosomal vesicle very rich in almost all types of hydrolytic enzyme। और मैंने बताया ना उसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं, तो एंजाइम कौन से होते हैं, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन से पीएच पे काम करते हैं, एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। क्योंकि एंजाइम को काम करने के लिए ना स्पेसिफिक पीएच चाहिए रहता है, नहीं तो एंजाइम काम नहीं करेगा। तो अगर एंजाइम लाइसोसोम के अंदर वाला है, तो लाइसोसोम के अंदर वाले एंजाइम कौन से पीएच पे काम करते हैं, एसिडिक पीएच पे। वो बहुत अच्छे से काम करता है, ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेजेस बोलते हैं। और इसका काम अभी हम देखेंगे, हाइड्रोलेजेस क्या काम करते हैं। तो हाइड्रोलेजेस जो पहला वाला हाइड्रोलेज है, मतलब ये एनसीईआरटी में सारी चीजें मेंशन्ड है। हाइड्रोलेजेस में जो पहला हाइड्रोलेजेस एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एज लाइपेजेस। और ये क्या करता है, ये लिपिड को डाइजेस्ट कर देता है। जैसे कोई सेल है, हमने बताया ना सेल का सुसाइड कर देता है लाइसोसोम। तो अगर सेल में लिपिड प्रेजेंट है, उसको हमको तोड़ना है, उसको हमको ब्रेक करना है, क्योंकि हम चीजों को तोड़ रहे हैं ना। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, ये चीजों को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज द लाइपेजेस। और ये किसको डाइजेस्ट करते हैं, लिपिड को। मतलब नाम से काम पता चल रहा है ना। सेकेंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज प्रोटीएजेस। और ये किसको डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। थर्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज कार्बोहाइड्रेजेस। किसको डाइजेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, चीजों को तोड़ रहे हैं। एडिशनल एंजाइम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, न्यूक्लिएजेस। और ये किसको डाइजेस्ट करेंगे, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगे। ओके, मैंने ये बताया था कि हम इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं ना लाइसोसोम को। तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल है, और ये सेल या तो बूढ़ा हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, या तो ये इंजर्ड हो चुका है, और ऑर्गेनिज्म को इस सेल की अब और जरूरत नहीं है, क्योंकि या तो बूढ़ा हो चुका है या तो इंजर्ड हो चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो लाइसोसोम प्रेजेंट है, इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, ये लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है और सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बाहर निकल जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो बाहर निकल जाते हैं, ये क्या करते हैं, सेल को तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, सेल का सुसाइड कर देते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सारे जो बायोमोलिक्यूल थे, इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल इन द सेल, उसको तोड़ देते हैं, और सेल क्या हो जाता है, सेल खत्म हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइसोसोम इज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अगर ब्लास्ट हुआ, लाइसोसोम ब्लास्ट हुआ, तो उसके एंजाइम बाहर निकल जाएंगे और वो सेल को खा लेंगे, पूरा खत्म कर देंगे उसको। So that was about the lysosome, which was the third organelle of the endomembrane system। और अब हम देखेंगे the last organelle of the endomembrane system, which is called as the vacuole। Okay, ये अब हम vacuole को देखेंगे। So this is the fourth one of the endomembrane system। वैक्यूल क्या है, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन द साइटोप्लाज्म। अगर ये सेल है, हमने देखा था ना प्लांट में एक बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो अगर ये सेल है और ये वैक्यूल मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, इसकी मेम्ब्रेन होती है, इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है इसकी।
और वैक्यूल कुछ नहीं, मतलब एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ हो सकता है, या तो इसके अंदर पानी भरा हुआ हो सकता है, या तो सैप भरा हो सकता है प्लांट के अंदर, या तो इसमें, क्योंकि ये बैग के जैसा स्ट्रक्चर, आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो। वाटर स्टोर कर सकते हैं, सैप स्टोर कर सकते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल स्टोर कर सकते हैं, और अदर मटेरियल, और ऐसे भी हम मटेरियल स्टोर कर सकते हैं जो वेस्ट है, जो या जिसकी सेल को जरूरत नहीं है। ओके, अगर ये अब सेल जो है ये प्लांट सेल है, तो इसका जो वैक्यूल है ना, ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो हमने पहले भी मेंशन किया था, इट ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। कितना परसेंटेज वैक्यूल सेल का ऑक्यूपाई कर ले रहा है? 90%, 90% ऑक्यूपाई कर ले रहा है। और ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोनोप्लास्ट इज द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल एंड इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने न्यूक्लियस में पढ़ा था ना, डबल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में भी इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट में भी इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। वैसे वैसे वैक्यूल में नहीं होता है, इसमें बस एक सिंगल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है। ओके, नाउ in plant, tonoplast facilitates transport of ion and other material against the concentration gradient। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मैंने कहीं डायग्राम बनाया है क्या? हाँ, ये यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। और इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये हमारा एनिमल सेल है, एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट सेल में देखें तो प्लांट सेल में क्या है, कितना बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है, और 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है सेल की, प्लांट सेल की, तो ऑब्वियसली लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। इस मेम्ब्रेन को हम नाम क्या देते हैं? टोनोप्लास्ट नाम देते हैं। और जो पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना था वो ये वाला पॉइंट है। जैसे कि ये सेल है, ये सेल है, और ये क्या है? ये वैक्यूल है, हमारा वैक्यूल है। हम ये देख रहे हैं कि वैक्यूल में कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी हाई है। ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाई है, मतलब इसमें ऑलरेडी बहुत सारा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ओके, लेकिन वैक्यूल क्या करता है? लो कॉन्सेंट्रेशन से भी चीजों को, मतलब यहाँ पे कम है लेकिन फिर भी उठा उठा के यहाँ पे अपने अंदर अक्यूमुलेट कर सकता है। तो इसी प्रोसेस को हमने पहले भी देखा था ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट का मतलब क्या? देखो, नॉर्मल जो रूल है, नॉर्मल जो चीजें होती है वो ये होती है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीजें लो कॉन्सेंट्रेशन पे जाए, है ना। जैसे कि मेरे पास एक टैंक है, पानी का टैंक है, और ये पानी के टैंक में ज्यादा पानी है, और ये दोनों टैंक को हमने कनेक्ट किया है, और ये फर्स्ट टैंक में पानी बहुत है, सेकंड टैंक में पानी नहीं है। तो ऑब्वियसली पानी का जो फ्लो होगा वो कहाँ से होगा? वो फ्लो होगा फ्रॉम हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियसली, राइट। लेकिन वैक्यूल के केस में क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑलरेडी हाई कॉन्सेंट्रेशन है वैक्यूल के अंदर, और यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, और हम क्या कर रहे हैं? ये दोनों कनेक्ट करके जो पानी है वो लो से हाई जा रहा है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि वैक्यूल के अंदर होता है। वैक्यूल के अंदर हम कहां से कहां जाते हैं? वी आर गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, आगे चलते हैं। सो इन प्लांट्स, टोनोप्लास्ट, और ये इसमें ये काम कौन कर रहा है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कर रही है। और इसमें चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ से जा रहा है? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम हाई टू लो। सिग्निफिकेंटली कॉन्सेंट्रेशन हायर इन द वैक्यूल, ऑब्वियसली जब सारा उठा के इसने अपने अंदर ही भर लिया है, तो ऑब्वियसली जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वैक्यूल के अंदर वो हाई ही होगी ना। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम अमीबा के अंदर देखें तो अमीबा के अंदर ना हमको एक फूड वैक्यूल दिखाई देता है। फूड वैक्यूल अमीबा के अंदर कैसे बनता है? ये अमीबा है हमारा, बाहर फूड प्रेजेंट है, अमीबा ने गया एंड ये फैगोसाइटोसिस करके अपने अंदर फूड ले लिया, और अपने अंदर क्या बना लिया? फूड वैक्यूल बना लिया। सो इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट, एग्जाम्पल अमीबा, फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग। एनगल्फ करने का मतलब कि जैसे यहाँ पे तुमको पता ही होगा ना कि यहाँ पे फूड है, यहाँ पे फूड है, यहाँ पे अमीबा देखता है कि अरे वाह, फूड है यहाँ पे खाने के लिए, तो फूड के सराउंडिंग में, ज्यादा बड़ा फूड हो गया, फूड के सराउंडिंग में ये क्या कर लेता है? अमीबा ऐसा
स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। और सूडोपोडिया बनाने के बाद क्या करेगा, ये सूडोपोडिया से एकदम घेर लिया इसने खाने को और अपने अंदर क्या बना लिया, एक फूड वैक्यूल बना लिया। इसको हम बोलते हैं एनगल्फ कर लेना। सो इन अमीबा वी सी फूड वैक्यूल। इन अमीबा एंड पैरामीशियम जो कि प्रोटिस्ट के एग्जाम्पल्स होते हैं, हमको एक और वैक्यूल दिखाई देता है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। और इस पॉइंट को समझने के लिए हम ये डायग्राम की मदद से समझेंगे, ये यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो अमीबा और पैरामीशियम है ये पानी के अंदर प्रेजेंट है। देखिए इसको और जूम कर देते हैं। अमीबा और पैरामीशियम किसके अंदर है, पानी के अंदर प्रेजेंट है। अगर ये पानी के अंदर प्रेजेंट है तो कंटिन्यूअसली पानी इनके अंदर घुस रहा होगा ना, यस और नो। और अगर कोई सेल है उसके अंदर कंटिन्यूअसली पानी घुसता जा रहा है तो सेल तो ब्लास्ट हो जाएगा, यस और नो। जैसे कि अगर हम पानी पीते हैं, इंसान पानी पी रहा है, तो इंसान पानी पी के ब्लास्ट हो जाता है क्या, नहीं, क्योंकि वो यूरिन बनता है और हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर वहां से वो यूरिथ्रा से एग्जिट हो जाता है। वैसे ही जैसे हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, अमीबा के पास वैक्यूल है। ये वैक्यूल क्या कर रहा है, सारा पानी जो इसके अंदर एंटर हुआ वो पानी किसके अंदर एंटर हो जाता है, वैक्यूल के अंदर एंटर हो जाता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा पानी है और ये फिर पानी को बाहर फेंक दिया जाता है, तो ये सेल ब्लास्ट नहीं होता है और सरवाइव कर जाता है ना। क्या बताया मैंने, ये अमीबा है, अमीबा पानी के अंदर रह रहा है, पानी इसके अंदर कंटिन्यूअसली घुसता जा रहा है, तो अमीबा ने क्या बोला है कि टेंशन नॉट, डरने की बात नहीं है, अपने पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में क्या होता है, जो भी पानी एक्स्ट्रा आ रहा होता है वो सारा वो अपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में स्टोर कर लेता है और फिर इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से वो सारा का सारा पानी वापस से बाहर फेंक देता है। सो द सेम हैपेंस इन पैरामीशियम आल्सो। पानी आया, पानी एक्स्ट्रा पानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में स्टोर हो गया, फिर वहां से उसने पानी को बाहर फेंक दिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो हियर। और हमने इसमें क्या पढ़ा है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 चीजें होती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा हमने, गोल्गी पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा लाइसोसोम पढ़ा हमने, और लास्ट में अब हमने पढ़ा वैक्यूल। ओके, so that was it for the video. You can get the notes from my Telegram channel. So see you in the next video now.